Hello learners, welcome to management classes with Pallavi. In this video I will explain our next chapter which is chapter number 4 of business studies business services. ठीक है, ये चैप्टर मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड करूँगी. पहले अगर हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि बिजनेस सर्विसेज क्या हैं, तो वो सर्विसेज जैसे कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन आ गई, कम्युनिकेशन आ गई, फिनेंशियल सर्विसेज आ गई, जैसे बैंकिंग सर्विसेज में आ गई आपकी. ठीक है, तो ये जो सर्विसेज हैं जो एक बिज़नेस को उनका जो एम है, उनके जो गोल हैं अचीव करने में हेल्प करती हैं. ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाती हैं, बिजनेस सर्विसेज हो जाती हैं. ठीक है, अब जब भी हम सर्विसेज के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक टर्म और आता है, दैट इज़ गुड्स या प्रोडक्ट. क्यों? क्योंकि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो बिना गुड्स के प्रोवाइड नहीं करी जाती. जैसे आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास वहाँ पे गुड्स की फॉर्म में क्या है, आपके पास फर्नीचर है, आपके पास प्लेट्स हैं. ठीक है, आप चेयर टेबल पे बैठ रहे हो या सोफ़ा पे बैठ रहे हो. ठीक है, तो ये क्या है, गुड्स है. ठीक है, वहाँ पर आपको क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वेटर जो आ रहा है आपसे आपका ऑर्डर ले रहा है, आप तक फूड प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या है, सर्विसेज है. तो हम देख रहे हैं कि हर जगह गुड्स और सर्विसेज एक साथ ही यूज़ होती हैं. ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है. तो अगर हम इनके डिफरेंस के बारे में बात करें तो अगर पहला डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, टेंजिबिलिटी के बेसिस पर, कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो टेंजिबल होते हैं. टेंजिबल मतलब जिनको हम छू सकते हैं या जिनको हम देख सकते हैं. ठीक है, विच कैन बी सीन एंड टच. और इनटेंजिबल मतलब सर्विसेज को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, इनको हम टच नहीं कर सकते, ना हम इनको देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम बात करें रिटर्न के बारे में, तो गुड्स अगर आप परचेज कर रहे हो तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो, लेकिन आप जो आप सर्विसेज ले रहे हो उसको आप रिटर्न नहीं कर सकते हो. नेक्स्ट डिफरेंस हमारा स्टोरेज के बेसिस पर आ जाता है. जो गुड्स हैं उनको हम स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, लेकिन सर्विसेज को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम टाइम की बात करें प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में, तो एक टाइम लैग होता है बिटवीन दी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स इन केस ऑफ गुड्स. ठीक है, क्योंकि गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रोसेस होते हैं और फिर फाइनल जो आउटपुट होता है वो कस्टमर तक पहुँचते हैं. और सर्विसेज की बात करें तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज के बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं होता है, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली अकर होती हैं. तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज. अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करने से पहले, अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हो उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे टाइमली. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सर्विसेज. ठीक है, तो सिंस दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट बिजनेस सर्विसेज, तो एक टाइप तो आपका यही हो गया कि एक टाइप सर्विस का होता है बिजनेस सर्विस, नेक्स्ट टाइप आ जाता है सोशल सर्विस, और थर्ड टाइप होता है पर्सनल सर्विस. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो टाइप्स हैं ये अपने आप में ही एक्सप्लेन करें कि क्या होते हैं ये. जैसे बिजनेस सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज हो जाती हैं जो बिज़नेस को रन करने के लिए यूज़ करी जाती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग फैसिलिटी आपकी. ठीक है, सोशल सर्विसेज कौन सी हो जाती हैं, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होती हैं, डेवलपमेंट के लिए होती हैं, जैसे कि एनजीओज़ होते हैं. ठीक है, इनमें इनका जो कंसिडरेशन होता है, मतलब ये जो रिटर्न में क्या चाहते हैं, ये रिटर्न में वेलफेयर चाहते हैं ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, देयर वेलफेयर, देयर डेवलपमेंट, नॉट द प्रॉफिट. ठीक है, और बिजनेस सर्विस में उनका कंसिडरेशन या उनका रिटर्न क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और सोशल सर्विस में क्या होता है, वेलफेयर होता है या डेवलपमेंट होता है. थर्ड टाइप की सर्विस आ जाती है पर्सनल सर्विसेज. पर्सनल सर्विसेज यहाँ पे हम किसके बारे में बात करें, क्लाइंट या कस्टमर के प्रेफरेंस और डिमांड्स की. मतलब पर्सनली कस्टमर या क्लाइंट की क्या डिमांड्स हैं, ठीक है, उनको दिमाग में रखा जाता है. जैसे कि टूरिज़्म हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी आपका क्लाइंट है, जो आपका कस्टमर है, उसकी पर्सनल डिमांड या उसका पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, तो उसी के हिसाब से सर्विसेज उनको प्रोवाइड करी जाती हैं. Now moving on another slide which talks about the various nature of services, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सर्विसेज के क्या करेक्टरिस्टिक्स है. तो इट्स बेसिकली 5I, दैट इज इंटेंजिबल, इंसेपरेबल, इनकंसिस्टेंट, इन्वॉल्वमेंट एंड इन्वेंट्री. ठीक है, तो नंबर फर्स्ट जो हमारा नेचर आ जाता है, दैट इज या आई है हमारा, दैट इज इंटेंजिबिलिटी की. तो डिफरेंस में भी मैं आपको बता चुकी हूँ. इंटेंजिबल का मतलब विच कैन नॉट बी सीन एंड विच कैन नॉट बी टच. उसको हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं या हम फील कर सकते हैं. जैसे एक रेस्टोरेंट है, आप एक रेस्टोरेंट की क्वालिटी को कैसे जज करेंगे, एनालाइज करेंगे, उनके वेटर्स
जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको उसके थ्रू, है ना, जैसे आपको वेटर्स जो हैं वो फास्ट ऑर्डर आपका ला दे रहे हैं आपकी टेबल पे, तो ये क्या है, आप उस सर्विस को फील कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, ना कि उसको देख पा रहे हैं और टच कर पा रहे हैं उस वेटर की सर्विस को। तो क्या है, ये इंटेंजिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब गुड्स के केस में अगर हम बात करें तो आप जब गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो तो आप थाउजेंड्स में करते हो, लैक्स में करते हो, तो वो कंसिस्टेंट मतलब सेम आपको गुड्स एक तरफ से मिल जाते हैं। लेकिन सर्विस के केस में क्या होता है, आप सेम सर्विस हर एक कस्टमर को नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल रिपेयर के लिए गए, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़राब है, दूसरे के फ़ोन का स्पीकर ख़राब है, तो आपको अपनी सर्विस को उस हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप इनकंसिस्टेंट सर्विस प्रोवाइड करेंगे बैटरी वाले के लिए बैटरी के हिसाब से और दूसरी रिपेयरिंग के हिसाब से दूसरे कस्टमर को आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी यहाँ पर किसके टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन और कंजम्पशन के टर्म्स में। जब हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारा एक प्रोसेस होता है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों चीज़ें सेपरेट हैं। एक टाइम लैग हो जाता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में, लेकिन सर्विस के बीच में क्या है, कोई भी टाइम लैग नहीं होता है, ना ही प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक दूसरे से अलग रहते हैं। मतलब आप एक डॉक्टर के पास गए, ठीक है, तो आप उसी समय ही उससे कोई सलाह ले रहे हैं और उसी समय ही आपको उसका आउटपुट मिल जाता है। तो आप देख रहे हैं एट अ टाइम ही वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है किसका, सर्विस का, और कंजम्पशन आपके थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट आई आपका आ जाता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में मतलब हम बात करेंगे जैसे गुड्स हैं वो हम स्टोर करके रख लेते हैं वेयर हाउस में, ठीक है, ताकि हम इन नियर फ्यूचर उसको यूज़ कर सकें। लेकिन सर्विस के केस में क्या होता है, इसको हम इन्वेंट्री की तरह स्टोर नहीं कर सकते। आप एक बार को रेलवे टिकट आप पहले ही बुक कर लेते हैं, लेकिन आपको जंक्शन पर तभी जाना होता है जब आपकी ट्रेन होती है ना, जब आपको जो टाइम और डेट आपको रेलवे प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हम जो है सर्विस को हम स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको पेरिशेबल भी बोलते हैं। पेरिशेबल मतलब विच कैन नॉट बी स्टोर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है लास्ट आई, दैट इज़ इन्वॉल्वमेंट। मतलब जब आपको सर्विसेज चाहिए होती है तो उस समय आपका इन्वॉल्व होना उसमें बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी डॉक्टर से आपने अपॉइंटमेंट ली है, अगर आपको उस डॉक्टर की सर्विस अवेल करनी है तो आपको ज़रूरी है प्रेजेंट होना उस डॉक्टर के पास, ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचर या करेक्टरिस्टिक है सर्विस की। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम बात करेंगे बिजनेस सर्विसेज एंड इट्स टाइप्स। हमने 3 टाइप की सर्विसेज के बारे में पढ़ा था, बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस एंड एज वेल एज पर्सनल सर्विस। अब जो वो बिजनेस सर्विस है वो अगेन इज सब डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, दैट इज बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग, ठीक है। अब ये जो बिजनेस सर्विसेज हैं ये असिस्ट करती हैं बिजनेस को इन अचीविंग देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे बैंकिंग के बारे में। तो बैंकिंग क्यों एक बिजनेस सर्विसेज का पार्ट है या क्या वो क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो जो बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, वो फंड्स की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को, ठीक है, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को या अपने कस्टमर्स को। तो बैंकिंग इसलिए क्रूशियल रोल प्ले करता है बिजनेस सर्विसेज में, क्योंकि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वी रिक्वायर फंड्स, वी रिक्वायर फिनेंस, और वो हमको कौन प्रोवाइड करता है, बैंक्स प्रोवाइड करता है। अगर हमको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, कहीं से प्रॉपर्टी लेनी है, तो हम लोन, अगर हमको लोन पर अगर हमको फॉर एग्जांपल सारा पेमेंट नहीं पे करना है, हमको लोन पर लेना है, तो हम किसके पास अप्रोच करेंगे, हम बैंक्स के पास अप्रोच करेंगे, ठीक है। सेकेंडली जो बैंक्स होते हैं ये क्या करते हैं, फंड्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द पब्लिक, उनको अपने पास रखते हैं, उनको इन्वेस्ट करते हैं और एज पर द डिमांड वो जो मनी है पब्लिक का वो उनको रीपे कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो बैंक्स हैं ये मोबिलाइज करते हैं पीपल की सेविंग, और जो भी फंड चाहिए होता है हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस को, उनको वो उस सेविंग से अवेलेबल करवा देते हैं, ठीक है। और इससे क्या इनके बीच में जो बैंक्स हैं वो अपना मार्जिन, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अर्न करती रहती है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स की, ठीक है, तो डिफरेंट बैंक्स जो हैं डिफरेंट नीड्स को केटर करते हैं ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्पेशलाइज्ड बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स के बारे में।
सो कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो गवर्न होते हैं बाय द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, वो प्रोविजंस होते हैं, वो सब इन कमर्शियल बैंक्स को फॉलो अप करने होते हैं। ये बेसिकली क्या करती हैं, पब्लिक से अमाउंट को एक्सेप्ट करती हैं अपने पास, उसको एज अ पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड एज अ पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट यूज़ करती हैं, ठीक है। अब दो तरीके के कमर्शियल बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जहाँ पे जो मेजॉरिटी शेयर्स यानी कि अब 51% शेयर किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, जैसे कि SBI हो गया, PNB हो गया, ठीक है। और प्राइवेट बैंक्स कौन से होते हैं, जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, जम्मू कश्मीर बैंक हो गया। ये कौन से बैंक होते हैं जिसको कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट नहीं करती बल्कि प्राइवेट ओनर्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के बैंक्स आ जाते हैं आपके कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स किसके प्रोविजंस फॉलो करते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो अप करते हैं, और ये बेसिकली रूरल एरियाज़ में बनाए जाते हैं। और ये जो भी इनके मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनको इजी रेट पर यानी कि चीप रेट पर क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशलाइज्ड बैंक्स। स्पेशलाइज्ड बैंक्स मतलब वो बैंक्स जो किसी चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है, मतलब किसी यूनिक एक्टिविटी को फुलफिल करते हैं, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स हैं, वो किसके लिए हो गए, फॉरेन से एक्सचेंज जो हम करते हैं अपनी करेंसी का एक्सचेंज, सिर्फ उसी के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, बाकी एक्टिविटीज़ के लिए नहीं, ठीक है। तो वो बैंक्स जो स्पेशलाइज्ड हैं किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, जैसे इंडस्ट्रियल बैंक्स हो गए, डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स हो गए, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये केटर करते हैं या फुलफिल करते हैं स्पेसिफिक नीड्स, ठीक है, ऑफ द पब्लिक या ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। और बेसिकली ये स्पेशलाइज्ड बैंक्स जो होते हैं, जो हैवी टर्न की प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हमारा फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, उन प्रोजेक्ट्स की डिमांड को फुलफिल करते हैं, उनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यहाँ पे बेसिकली हम बात करें RBI, इंडियन इकोनॉमी का सेंट्रल बैंक जो है वो है RBI। तो बेसिकली RBI क्या करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, सुपरवाइज करती है किसकी एक्टिविटीज़ को, कमर्शियल बैंक्स की एक्टिविटी को। और बेसिकली ये क्या देखती है, ये करेंसी और क्रेडिट पॉलिसीज़ को देखती है और उसको कंट्रोल करती है, उसको कोऑर्डिनेट करती है, जैसे कि SLR रेशियो एस्टिमेट करती है, CRR रेशियो एस्टिमेट करती है, ठीक है। और जो आपका बैंक रेट है वो बताती है, वो कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेट करती है। तो ये सब काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक करती है, जो कि कौन सा है, RBI बैंक है हमारा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट जो ये बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। तो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो ये वो अकाउंट है जो बेसिकली सेविंग्स को, इंडिविजुअल्स की जो सेविंग्स है उसको इंकरेज करता है। हालांकि इसमें नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, मतलब ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये जस्ट इसीलिए बनाया गया ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी सेविंग्स कर सके बैंक में, और जिस समय भी उस इंडिविजुअल को ज़रूरत है अमाउंट की, वो ईजिली इस सेविंग अकाउंट से अपना अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। और इसमें चेक और पासबुक प्रोवाइड होती है टू द अकाउंट होल्डर्स। नेक्स्ट है करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट ये बेसिकली बिजनेसमैन के लिए होता है। इसमें कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको नहीं मिलता है, बल्कि जो बैंक्स होते हैं वो इस अकाउंट को खुलवाने के लिए कुछ सर्विस चार्ज इम्पोज करते हैं बिजनेसमैन के ऊपर, ठीक है। प्लस ये अकाउंट खुलने पर जो बिजनेसमैन है उनको क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के मतलब हो गया हमारा FD, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इसमें एक इंटरेस्ट रेट पर हम अमाउंट को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और अगर हम इन बिटवीन अपना अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उस केस में क्या होता है, हमको इंटरेस्ट भी अच्छा नहीं मिलता और जो अमाउंट है वो हमको डिडक्ट होकर मिलता है। और यही अगर हम वो टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद अपना अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो हमको अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, जैसे कि आपकी 1 ईयर की FD होती है, 2 ईयर्स की FD होती है, 5 ईयर्स की FD होती है, मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपने अपना अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया है। नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मतलब हो गया RD। इसमें क्या होता है, आप एक फिक्स टाइम पीरियड के आपका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं है, मतलब इसमें या तो आप मंथली या क्वार्टरली अमाउंट को डिपॉजिट करते रहते हैं और इसका जो इंटरेस्ट रेट है इसमें ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू दी सेविंग अकाउंट्स, ठीक है। तो FD में क्या होता है, आपने जैसे 10,000 रुपीज़ आपने 1 साल के लिए अपना फिक्स कर दिया बैंक में, अब आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब उसको आप 1 साल बाद विड्रॉ कर पाओगे।
आरडी में क्या होता है, आपने फॉर एग्जांपल पर मंथ 1000 की आरडी खोल दी, अब 1000 कर आप डिपॉजिट करेंगे 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मतलब रिकर हो रहा है, बार बार रियकर हो रहा है हमारा डिपॉजिट। आप रियकर कर रहे हो, बार बार अपने जो भी आप डिपॉजिट कर रहे हो उसको बार बार आप रियकर कर रहे हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट आपका जाता है मल्टीपल ऑप्शंस डिपॉजिट अकाउंट। ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन होता है सेविंग, करेंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का, और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिमिलर है किसके, टू दी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, और जो लिक्विडिटी है मतलब जो विड्रॉल आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो वो किसके सिमिलर है, सेविंग या करेंट अकाउंट के सिमिलर, ठीक है। अब वेरियस टाइप्स ऑफ एडवांसेस। सो अब आप सोच रहे होगे कि मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में आपको बताया, टाइप्स ऑफ एडवांसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि जो बैंक है वो पैसे को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द पब्लिक, तो वो किस में एक्सेप्ट करता है, थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट जो हमने पढ़े, ठीक है। अब वो जब लेंड करता है पब्लिक को तो उसके भी तो वेरियस सोर्सेज होते हैं, तो वो किस तरीके से लेंड करता है, इन 3 सोर्सेज के थ्रू लेंड करते हैं, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एज वेल एज लोन्स, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट की अगर हम बात करें तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बेसिकली किसको मिलती है, जिनका करंट अकाउंट होता है, यानी कि जो बिजनेसमैन होता है। इसमें क्या बोलता है मैं कि आपका जितना आपने डिपॉजिट कर रखा है, फॉर एग्जांपल 50,000 आपके अकाउंट में है, तो आप 50,000 से बियॉन्ड जाकर कुछ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं बैंक पे एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के बाद, ठीक है। और विद इन इतने टाइम पीरियड में आपको वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपने बैंक से लिया है उधार, वो आपको विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नेक्स्ट आपका आ जाता है कैश क्रेडिट। ये बेसिकली क्या होता है, लोन होता है, कैश लोन होता है जो कस्टमर को दिया जाता है, ठीक है। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, किसी बॉन्ड या सिक्योरिटी के अगेंस्ट, मतलब आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज रख दिया, आपने कोई अपना बॉन्ड डिपॉजिट कर दिया, उसके अगेंस्ट क्या है, आपको कैश लोन जो है बैंक प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जाता है लोन्स, मतलब शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म लोन्स आपको जो है बैंक एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्रोवाइड करता है। वो लोन आपका, और आपके पास एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है, उस टाइम पीरियड के बाद आपको वो लोन जो है बैंक में धीरे धीरे या मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर वो धीरे धीरे आपको वापस रीपे करना पड़ता है, किसको, बैंक को। तो इन 3 सोर्सेज के थ्रू क्या होता है, जो बैंक है वो लेंड करता है यानी कि देता है पब्लिक को एज पर देयर डिमांड, ठीक है। अब हम बात करेंगे द वेरियस फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। सो इसमें फर्स्ट फंक्शन जो आपका आ जाता है वो है कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट्स, मतलब जो बैंक है वो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, किस फॉर्म में, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी और एफडी के फॉर्म में, ठीक है। और उस पर क्या है, पब्लिक को इंटरेस्ट पे करती है। नेक्स्ट है लेंडिंग ऑफ फंड्स। कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, जो भी वो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को, वो या तो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं या लेंड के पर्पस में फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो वो एज पर द डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल्स वो पब्लिक को जो है लैंड करते हैं, मतलब देते हैं वो सेविंग, वो इन्वेस्टमेंट या वो पैसे। अब वो किसके थ्रू देते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था, कैश क्रेडिट के थ्रू या तो ओवरड्राफ्ट के थ्रू या लोन्स के थ्रू। और इसमें क्या होता है, वो लोग ये लोग कस्टमर से इंटरेस्ट लेते हैं, ना कि उनको देते हैं लेंडिंग के केस में, ठीक। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ चेक फैसिलिटी एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो जो कमर्शियल बैंक्स है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप चेक के थ्रू पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। और अगर हम बात करते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, तो इसमें क्या होता है, जो बैंक होता है ये फाइनेंशियल हेल्प एक तरीके से प्रोवाइड करता है मर्चेंट्स और एक्सपोर्टर्स को बाय द वे ऑफ डिस्काउंटिंग देयर, उनके बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करके, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो मर्चेंट्स और एक्सपोर्टर्स होते हैं ये जो भी बिल है उसको प्रेजेंट करते हैं बैंक को, और जो भी अमाउंट उस पर मेंशन होता है, बैंक क्या करता है, पेज दैट अमाउंट ऑफ बिल टू दैट कस्टमर, और जो भी यूजुअल बैंक का डिस्काउंट होता है वो डिडक्ट कर इसमें बैंक अपने कस्टमर को पे करता है। इस तरीके से क्या है, जो कस्टमर है जो भी उस बिल में अमाउंट दिया होता है उसको रिसीव कर लेता है बिफोर द डेट ऑफ इट्स मेच्योरिटी। मतलब इसका भी होता है कि जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है ये मेच्योर ना हो जाए, ठीक है। तो उस मेच्योरिटी पीरियड आने से पहले ही वो जो कस्टमर है बिल को शो करके बैंक में पैसा रिसीव कर लेता है। और इसमें क्या होता है कि यूजुअली जो बिल का मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 90 डेज़ की तकरीबन होता है। उसमें क्या होता है, जो बैंक है वो ये बिल प्रेजेंट कर देता है किसको, एक्सेप्टर को, और उससे पूरा अमाउंट जो है वो रिसीव कर लेता है।
नेक्स्ट आ जाता है इसका रेमिटेंस ऑफ फंड्स। रेमिटेंस ऑफ फंड्स में मतलब जैसे मेरा पीएनबी में एक अकाउंट है, तो मैं इजीली कमर्शियल बैंक के इस फंक्शन के थ्रू पीएनबी की दूसरी ब्रांच में या फिर दूसरे बैंक में इजीली फंड को अपने ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ एलीट सर्विसेज। तो कमर्शियल बैंक्स बहुत सारी एलीट सर्विसेज यानी कि सपोर्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे लॉकर फैसिलिटी, अंडरराइटिंग सर्विसेज फैसिलिटी, बिल पेमेंट्स, ट्रैवलर चेक्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट है एजेंसी फंक्शन। तो जो ये कमर्शियल बैंक्स हैं, ये कस्टमर के बिहाफ पे कुछ एजेंसी फंक्शंस को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स और एंड डिबेंचर्स, पेमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड्स, पेंशन एंड सो ऑन। सो दीज ऑल आर दी functions of the commercial banks. Now our next सब पार्ट इज़ ई बैंकिंग, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इसका मतलब है जो भी आप बैंकिंग की सर्विसेज को अवेल कर रहे हो फ्रॉम द बैंक्स, अब वो आप इलेक्ट्रॉनिकली या फिर थ्रू द इंटरनेट आप अवेल कर सकते हैं। आप कहीं पर भी हो, आप कितना भी टाइम हो रहा हो, आप 24/7 कहीं पर भी आप अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने बिल्स जो हैं आपके, आप उसको पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ई बैंकिंग क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विदाउट इंटरनेट पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको इंटरनेट की बहुत ही ज़रूरत है, आपको एक पीसी और एंड्रॉयड फ़ोन या लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है। तो एक तरीके से कंप्यूटराइज्ड मीडियम है बैंक्स की सर्विसेज को अवेल करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगर कि कौन कौन से सर्विसेज ये ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो पहला आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। मतलब अगर मुझे अपने फ्रेंड के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो ईजिली वाया इंटरनेट मैं अपने फ़ोन से ही उसके अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। मुझे बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या फिर हम इसको एटीएम भी बोल सकते हैं। मतलब हम जहाँ पर ये मशीन्स बनी है वहाँ से हम ईजिली जो है अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं एट एनी टाइम फ्रॉम आवर अकाउंट। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी मेरे अकाउंट में फॉर एग्जांपल 50,000 अमाउंट है, तो मैं उससे ज़्यादा भी विड्रॉ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे एक टाइम के बाद बैंक को वो अमाउंट रीपे करना पड़ेगा, एक्सेस अमाउंट, और विद सर्टेन % ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड मतलब कि जो भी कार होल्डर्स की स्पेसिफिक लिमिट होती है उससे ज़्यादा अमाउंट को विड्रॉ कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में मतलब ये होता है कि हमारी जितनी लिमिट है, फॉर एग्जांपल 50,000 लिमिट है, तो हम 50,000 ही विड्रॉ कर सकते हैं, हम उससे ज़्यादा अपने अकाउंट से विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बेनिफिट्स क्या है इस ई बैंकिंग की, तो पहला बेनिफिट्स ये आ जाता है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब हम 24/7 अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और कहीं पर भी और कहीं किसी भी प्लेस पे अगर हम हो तो हम इजीली इंटरनेट बैंकिंग को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाईली कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर। कस्टमर को बैंक नहीं जाना पड़ता है छोटे छोटे काम के लिए, वो मोबाइल से ही, अपने लैपटॉप से ही इजीली बैंकिंग सर्विस को अवेल कर सकता है। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन्स इन ई बैंकिंग आर ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड। जो भी हम बैंकिंग सर्विस करते हैं अवेल वाया इंटरनेट, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाते हैं ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो वो क्या होता है कि अगर नियर फ्यूचर हमें कभी भी उस एक्टिविटी को देखना होता है तो हम इजीली चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो चुकी होती है। नेक्स्ट है गारंटीज हाई सेटिस्फैक्शन एंड सिक्योरिटी। जो भी ये इंटरनेट बैंकिंग का स्कोप आया है, तो इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस हैं और बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है, ठीक है। तो उस टाइट सिक्योरिटी से क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है कस्टमर के अकाउंट से रिलेटेड, वो हिडन रहती है और वो कस्टमर के पास ही रहती है। जैसे OTP जनरेशन, ये क्या है, एक तरीके की सिक्योरिटी है, ठीक है। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, बैंक्स को क्या बेनिफिट्स हैं, ये तो अभी हमने पढ़े। कस्टमर्स को क्या बेनिफिट्स हैं, अब बैंक्स को क्या बेनिफिट्स हैं। बैंक्स को ये बेनिफिट्स है कि उसका थोड़ा वर्कलोड कम हो जा रहा है। कि क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं जो कस्टमर अपने आप ही फ़ोन के थ्रू कर लेता है, उसको बैंक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कस्टमर को है वो कन्वीनियंट लगता है, जिस वजह से क्या होता है, ये एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं टू दी वेरियस बैंक्स। नेक्स्ट है वाइडर कवरेज, की रूरल एरियाज़ में भी आज के टाइम में जो लोग हैं वो ई बैंकिंग को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है लोअर द ट्रांजेक्शन कॉस्ट टू दी ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। तो ये हमारे थे बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू दी बैंक। सो पार्ट 1 में बस इतना ही मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट जो हमारे बिजनेस सर्विस के पार्ट्स हैं, ठीक है, ये तो अभी हमने सिर्फ बैंकिंग के बारे में बात करा। अब जो नेक्स्ट 3 पार्ट्स बचे हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर करूंगी।
आई होप आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।